हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैंने जो है पिछली 2 वीडियो ईएसआई स्कीम के बारे में बनाई है। मेरी जो फर्स्ट वीडियो थी जिसके अंदर मैंने ईएसआई स्कीम के अंदर क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं बहुत अच्छे से एक एक डिटेल को बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश करी है। और उस वीडियो को अगर आपको देखना है, मैं ऊपर लिंक दे देता हूं, इस वीडियो को देखिए, आपको ईएसआई स्कीम के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद मैंने दूसरी वीडियो बनाई थी ईएसआई स्कीम के ऊपर ही, ये उस वीडियो का थंबनेल है, आपको दिख रहा है। इस वीडियो में मैंने जो है 6 कंडीशंस एक्सप्लेन करी थी। वो 6 कंडीशन कौन सी हैं जिनके अंदर एक इंश्योर्ड पर्सन को क्लेम मिलता है। टोटल 11 कंडीशन है एज पर एक्ट और एज पर रूल, जो है टोटल 11 कंडीशन है जिनके अंदर किसी भी इंश्योर्ड पर्सन को पैसा वापस मिलता है या क्लेम मिलता है या रिएम्बर्स मिलता है। तो इस वीडियो में मैंने 6 कंडीशन एक्सप्लेन करी थी और आज की वीडियो में मैं 5 कंडीशन और एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। आज की वीडियो देखने के बाद किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि भाई इस बीमारी में मुझे पैसा मिलेगा या नहीं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 7वीं कंडीशन, 7th कंडीशन है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस स्लाइड में, ये स्लाइड मैंने जो अपनी पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन करी थी, एक बार मैं बहुत जल्दी से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये इंश्योर्ड पर्सन है जो ईएसआई स्कीम के अंदर आता है। इस इंश्योर्ड पर्सन को ईएसआई स्कीम के अंदर बेनिफिट्स मिलेंगे। अब अगर इसको कुछ प्रॉब्लम होती है, इमरजेंसी कुछ होती है या कुछ एक्सीडेंट होता है या कुछ भी दवाई वगैरह लेनी है, तो वो कहां कहां जा सकता है, ये ध्यान से देखिए। ये इंश्योर्ड पर्सन या तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकता है। ये वो प्राइवेट हॉस्पिटल है जो ईएसआई स्कीम के अंदर नहीं आते, यानी कि ईएसआईसी से ये रजिस्टर्ड नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं है। ये इंश्योर्ड पर्सन कुछ ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा सकता है जो ईएसआई स्कीम के अंदर आते हैं, यानी कि ईएसआई स्कीम से रिकॉग्नाइज्ड है, यानी कि ईएसआईसी से रिकॉग्नाइज्ड है। इसके बाद ये इंश्योर्ड पर्सन जो है ईएसआईसी के अंदर भी जा सकता है। तो बेसिकली पहले वो यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, ऐसा होना चाहिए। एक इंश्योर्ड पर्सन इन 3 जगह जाकर के अपना इलाज करा सकता है। तो ये मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, आज फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि जो अगली 5 कंडीशन है वो इन तीनों के इर्द गिर्द ही घूमने वाली है। अगली जो 5 कंडीशन है इन तीनों हॉस्पिटल्स के इर्द गिर्द ही घूमने वाली है। तो चलिए 7वीं कंडीशन को देखते हैं। 7वीं कंडीशन क्या है, बहुत ध्यान से समझना है। अंग्रेजी वहां लिखी हुई है, मैं एक्सप्लेन करूंगा बहुत आराम से, बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा। देखो, कोई भी इंश्योर्ड पर्सन है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। भाई किसी इंश्योर्ड पर्सन का क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। अब ये इंश्योर्ड पर्सन जो है एक्सीडेंट हो गया, ये तो मूर्छित पड़ा है, बेहोश पड़ा है, इसको तो पता नहीं क्या क्या मतलब अब ये क्या करेगा। तो आसपास के दूसरे लोग आते हैं, आसपास जो है दूसरे लोग आते हैं और इसको कहां लेकर के जाते हैं, हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। एम्बुलेंस को बुलाया गया, एम्बुलेंस बुलाई गई और इसको जो है हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। अब ये जो इंश्योर्ड पर्सन है एडमिट कहां होता है, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। प्राइवेट हॉस्पिटल कैसा है, वो रिकॉग्नाइज्ड है। किससे रिकॉग्नाइज्ड है मेरे भाई, ईएसआईसी से रिकॉग्नाइज्ड है। ये प्राइवेट हॉस्पिटल ईएसआईसी से रिकॉग्नाइज्ड है। अब यहां सिचुएशन क्या है, जब इसका एक्सीडेंट हुआ, इसको तो पता नहीं ये इसको कहां लेकर जाया जा रहा है। तो जब ये इस हॉस्पिटल में जाएगा जो ईएसआईसी से रिकॉग्नाइज्ड है, इसको नहीं पता कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल जो है ईएसआईसी से रिकॉग्नाइज्ड है। सिमिलरली हॉस्पिटल वालों को भी नहीं पता कि भाई ये जो बंदा आया है ये ईएसआई स्कीम के अंदर कवर होता है। क्लियर है? तो ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है। इसको तो पता ही नहीं, बेचारा ये तो बेहोश पड़ा है, तो इसको तो पता ही नहीं कि ये कौन से हॉस्पिटल में है। लेकिन हॉस्पिटल वालों को भी नहीं पता कि ये बंदा जो है ईएसआई स्कीम के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि इसको तो कोई दूसरे लोग जो है हॉस्पिटल लेकर के गए थे। और जब ये जो है तो मतलब यानी कि इससे जो बिल क्लेम किया जाता है, जब इसके परिवार वाले आते हैं इसका इलाज कराने के लिए, तो ऐसी सिचुएशन होती है कि नहीं भाई तुरंत इलाज कराना है, तुरंत जो है इलाज कराना है। तो और ये जो है प्राइवेट हॉस्पिटल वाले उस बंदे से पैसा ले लेते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले इस इंश्योर्ड पर्सन से पैसा ले लेते हैं। जब जो भी पैसा इससे लिया जाएगा, जो भी पैसा इंश्योर्ड पर्सन से लिया जाएगा, वो पैसा कंप्लीटली क्लेम किया जा सकता है ईएसआईसी से। क्लियर है? ये है 7th कंडीशन।
इस कंडीशन में बस इतना ही है कि जो इंश्योर्ड पर्सन है उसका एक्सीडेंट होगा और वो जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा, और वो प्राइवेट हॉस्पिटल कैसा होगा? रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल होगा। रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में हॉस्पिटल वालों को नहीं पता कि ये जो इंश्योर्ड पर्सन आया है ये जो है ईएसआई स्कीम के अंदर आता है, और इस हॉस्पिटल ने उस बंदे से पैसा ऐंठ लिया। क्लियर है? तो उस कंडीशन में इस इंश्योर्ड पर्सन को पैसा मिलेगा, वो पैसा क्लेम कर सकता है। यह है 7वीं कंडीशन। क्लियर? अब बात करते हैं 8वीं कंडीशन की। 8वीं कंडीशन क्या है जिसके अंदर आपको क्लेम मिलेगा, किसी भी इंश्योर्ड पर्सन को क्लेम मिलेगा, उसको समझने की कोशिश करते हैं। यह अंग्रेजी लिखी हुई है, अंग्रेजी को रहने दो, मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, हिंदी भाषा में, शुद्ध भाषा में समझाऊंगा। किसी इंश्योर्ड पर्सन को अगर हार्ट अटैक होता है, किसी इंश्योर्ड पर्सन की जो रीढ़ की हड्डी है उसमें एक्सीडेंट हो जाता है, रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो जाता है। आपको पता है किसी भी बंदे का अगर रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो जाता है तो वो खड़ा ही नहीं हो सकता, ठीक है। और या फिर जो है किसी को ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज बोल सकते हैं, ऐसी कोई भी कंडीशन हो सकती है। अगर इस टाइप की कोई भी कंडीशन होती है और उस इंश्योर्ड पर्सन को जो है अगर हम मान लो सबसे पहले किसी रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर के जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर के जाते हैं, ये ध्यान रखना, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर के जाते हैं और उसको लेकर के गए इंश्योर्ड पर्सन को, तो भाई अब वहां जो फैमिली वाले हैं उनको पता चलेगा यार इसकी जो है तबीयत यहाँ ठीक नहीं हो रही है। अगर इसको हम किसी भी रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट हॉस्पिटल, ये रिकॉग्नाइज कौन से हॉस्पिटल हैं? जो ईएसआईसी से रिकॉग्नाइज्ड हैं, जो ईएसआईसी से रिकॉग्नाइज्ड है, ऐसे किसी हॉस्पिटल में लेकर के जाते हैं और ये पता चलता है कि भाई यहां जो है इसकी हालत जो है, इस पर जो बीमार व्यक्ति है इसकी हालत और ज्यादा खराब हो रही है। तो उस कंडीशन में इसको क्या किया जाएगा? इंश्योर्ड पर्सन को शिफ्ट किया जाएगा प्राइवेट हॉस्पिटल में जो कि ईएसआईसी से रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। समझ में आ रहा है? अगर ऐसी कोई भी कंडीशन हुई, किसी को हार्ट अटैक हुआ, किसी की रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, किसी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ, और वो पर्सन जो है पहले कहां जाएगा? ईएसआईसी के जो रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट हॉस्पिटल है उनमें गया, और वहां पर उसकी फैमिली, जो इंश्योर्ड पर्सन उसकी फैमिली के मेंबर को ये पता चलता है कि भाई यहां इसकी हालत जो है सही नहीं हो रही, सुधार नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वो जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा। ठीक है। और ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल जब इंश्योर्ड पर्सन से जो भी पैसा लेगा वो पैसा आराम से क्लेम किया जा सकता है इंश्योर्ड पर्सन के द्वारा ईएसआईसी से। क्लियर है? तो ये थी मेरे दोस्तों 8वीं कंडीशन। ये 8वीं कंडीशन ध्यान रखना, पहले इंश्योर्ड पर्सन को कहां जाना है? रिकॉग्नाइज प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना है। अब वहां पता चलेगा कि भाई उसकी हालत सही नहीं है, उसको डायरेक्ट कहां ले गए? प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए। ऐसी कंडीशन में अगर ये चीज फुलफिल नहीं करती, मतलब ठीक नहीं हो रही है हालत, तो कहां लेकर के जाएंगे उसको? प्राइवेट हॉस्पिटल में। ठीक है। और इसमें यह भी एक कंडीशन हो सकती है कि हम डायरेक्टली उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में भी लेकर के जा सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी कंडीशन है जो बहुत ही घातक है। ये बहुत ही घातक है। ये जो है, ये लाइन जो है एज पर रूल लिखी हुई है। अगर भाई किसी को हार्ट अटैक पड़ता है और उसके नजदीक में कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, किसी को हार्ट अटैक हुआ और उसके नजदीक में कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो इंश्योर्ड पर्सन को डायरेक्टली प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर के जाना है। भाई उसकी जान बचानी है, पहले जो है उसकी जान बचानी है, बाकी चीजें बाद की हैं। तो जब इसको प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर के गए, क्योंकि हमें पता है इसको यहां ले जाएंगे तो बहुत टाइम खराब होगा, क्योंकि ऐसी कंडीशन हो सकती है ये रिकॉग्नाइज प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत दूर हो और ये प्राइवेट हॉस्पिटल जो है नजदीक में हो। तो ये अगर सिचुएशन होती है तो उसे डायरेक्टली प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाएगा और उस कंडीशन में भी इंश्योर्ड पर्सन को पैसा मिलेगा, इंश्योर्ड पर्सन क्लेम कर सकता है ईएसआईसी से। क्लियर है? ये है 8वीं कंडीशन जो मैंने बहुत बारीकी से एक्सप्लेन करी है। बात करते हैं 9वीं कंडीशन की। 9वीं कंडीशन क्या है? भाई खून चढ़ाने के लिए जांच हुए खर्च। भाई किसी इंश्योर्ड पर्सन की तबीयत खराब है और ये पता चलता है कि भाई उसको जो है खून चढ़ाया जाएगा। खून चढ़ाने से पहले जो जांच होगी, ये ध्यान रखना, खून चढ़ाने से पहले जो जांच होगी उस जांच का खर्च जो है आप क्लेम कर सकते हैं। क्लियर है? ये है 9वीं कंडीशन। ये 9वीं कंडीशन में खून चढ़ाने से पहले इंश्योर्ड पर्सन की जो भी जांच होगी उस जांच के ऊपर जो भी खर्च होगा वो आराम से क्लेम किया जा सकता है ईएसआईसी के अंदर। यह है 9वीं कंडीशन। 10वीं कंडीशन, जो 10वीं कंडीशन है, इस कंडीशन में भाई कोई मेंटल पर्सन है,
किसी पर्सन की जो है दिमागी हालत ठीक नहीं है तो उसको क्या देते हैं, शॉक थेरेपी देते हैं। इस शॉक थेरेपी को क्या बोलते हैं, ईसीटी। इस शॉक थेरेपी को क्या बोलते हैं दोस्तों, ईसीटी, इलेक्ट्रोकॉन्वल्सिव थेरेपी। और इस थेरेपी के का जो भी खर्च होगा, इस थेरेपी का जो भी खर्च होगा वो आराम से क्लेम किया जा सकता है ईएसआईसी स्कीम के अंदर में। तो ये थी 10वीं कंडीशन। 11वीं कंडीशन में अलग अलग पॉइंट्स हैं, ध्यान से सुनना। 11वीं कंडीशन में अलग अलग पॉइंट है, ध्यान से सुनना दोस्तों। और ये जो 11वीं कंडीशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं ना वो सब इसमें आने वाले हैं, ध्यान से सुनना इस वीडियो में भाई, ठीक है। देखो, सीरियस केस ऑफ एक्सीडेंट एंड इलनेस एडमिटेड टू रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल वेयर ऑल द रिजर्व बेड ऑल द रिजर्व ईएसआईसी बेड वर ऑक्यूपाइड। 11वीं कंडीशन में जो पहला पॉइंट है, ये ध्यान रखो भाई, किसी इंश्योर्ड पर्सन की हालत बहुत ज्यादा खराब है, किसी भी इंश्योर्ड पर्सन की हालत बहुत ज्यादा खराब है और उसको कहां लेकर के गए, रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में लेकर के गए। ये रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल कैसे होंगे, प्राइवेट। और जब इसको यहां पर एडमिट कराया गया, एडमिट कराते वक्त ये पता चला कि भाई जो ईएसआई स्कीम के अंदर जो भी बेड आते हैं, जो भी बेड ईएसआई स्कीम के अंदर आते हैं वो सारे बेड जो है भरे हुए हैं। तो अब जो है ये इंश्योर्ड पर्सन क्या करेगा, ये बोलेगा ठीक है आप जो है मेरा जो है ट्रीटमेंट है अलग से करो, प्राइवेट दूसरे इस स्कीम के अंदर मत करो। तो जो भी खर्चा होगा वो खर्चा आराम से क्लेम किया जा सकता है ईएसआई स्कीम के अंदर। ध्यान से सुनना, ध्यान से देख लो भाई। अगर रिजर्व बेड जो है भर जाते हैं, आपको पता है सभी हॉस्पिटल्स में जो भी स्कीम के अंदर जो बेड्स होते हैं वो रिजर्व होते हैं। मान लो एक हॉस्पिटल में जो है टोटल 100 बेड है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक हॉस्पिटल में 100 बेड है और इसमें से 20 जो है रिजर्व है ईएसआईसी के लिए, 20 जो है ईएसआई पेशेंट के लिए रिजर्व है। अगर 20 के 20 जो है फुल ऑक्यूपाई हो जाते हैं तो जो भी इंश्योर्ड पर्सन इसके बाद आएगा वो क्या करेगा, वो कहेगा ठीक है भाई आप ऐसा इनको छोड़ो, मेरा इलाज तो करो यार, मेरा इलाज तो करो। जब इसका इलाज किया जाएगा और जो भी खर्चा होगा वो खर्चा जो है आराम से क्लेम किया जा सकता है ईएसआई स्कीम के अंदर। क्लियर है, 11वें कंडीशन में ये पहला पॉइंट है, ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट रियम्बर्समेंट ऑफ कन्वीनियंस चार्ज incurred by insured person where ambulance or any other transport under the scheme is not available। 11वीं कंडीशन में जो दूसरा पॉइंट है भाई, अगर इंश्योर्ड पर्सन को एम्बुलेंस की जरूरत है और एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है, एम्बुलेंस की जरूरत है लेकिन एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में जो है जो भी चार्जेस होगा, कन्वीनियंस चार्ज, इंश्योर्ड पर्सन को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने के लिए, एक हॉस्पिटल से कहीं पर टेस्ट कराने के लिए जो भी एम्बुलेंस का खर्चा होगा वो खर्चा जो है वो क्लेम कर सकता है इंश्योर्ड पर्सन ईएसआई स्कीम के अंदर। यहां पर ये ध्यान से समझ लो इस चीज को, ये क्या है, ये वो एम्बुलेंस है जो ईएसआई स्कीम के अंदर आती है। ऐसी एम्बुलेंस जो ईएसआई स्कीम के अंदर आती है, क्योंकि आपने देखा होगा ईएसआईसी डिस्पेंसरी में जाओगे तो वहां एम्बुलेंस अवेलेबल रहती है, वहां पे एम्बुलेंस अवेलेबल होती है। अगर वो एम्बुलेंस वहां पर नहीं है, अगर वो एम्बुलेंस वहां नहीं है तो आप क्या भाई, आप पेशेंट को तो जरूरी है ना जाना, तो अगर अब वो पेशेंट जो है किसी और एम्बुलेंस में जाएगा, किसी और एम्बुलेंस में जाएगा तो वो पैसा लेगा, अब वो पैसा जो है आराम से क्लेम किया जा सकता है। ठीक है, ओइंग टू सम रीजन और अदर एंड वेयर इन द ओपिनियन ऑफ आईएमओ और आईएमपी, इंश्योर्ड मेडिकल ऑफिसर और इंश्योर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये इंश्योर्ड मेडिकल ऑफिसर जो होगा, इंश्योर्ड मेडिकल ऑफिसर जो है ये बताएगा कि भाई ठीक है तुम्हारी जो एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है, तुम जो है ऐसा करो दूसरी एम्बुलेंस ले जाओ, मतलब जो स्कीम के अंडर में नहीं आती वो ले जाओ और जो है बाद में क्लेम कर लेना। तो ये लिख करके देगा, ये ध्यान रखना, ये लिख करके देगा कि भाई एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है, आप जो है दूसरी एम्बुलेंस से चले जाओ, आप कोई और जुगाड़ कर लो, कोई और अरेंजमेंट कर लो। ठीक है, तो ये जो है 11वीं कंडीशन का दूसरा पॉइंट था, ध्यान रखना भाई। 11वीं कंडीशन का तीसरा जो पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 11वीं कंडीशन का जो तीसरा पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे सभी व्यूअर्स ने जिनको जो एक्सरे के बारे में पूछते हैं, कोई छोटे मोटे ट्रीटमेंट के बारे में पूछते हैं, वो यहां से क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से सुनना, इन रेस्पेक्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड एग्जामिनेशन, भाई किसी भी इंश्योर्ड पर्सन का स्पेशलाइज्ड एग्जामिनेशन है ना, कोई भी टेस्ट हो सकता है, कोई भी टेस्ट हो सकता है। जैसे देखो यहां लिखा हुआ है लेबोरेटरी टेस्ट, एक्सरे, अदर इमेजिंग
सर्विसेज एटसेट्रा आर रिकमेंडेड बाय स्पेशलिस्ट। किसी स्पेशलिस्ट ने जो है कोई टेस्ट रिकमेंड किया है, एक्सरे रिकमेंड किया है, या अल्ट्रासाउंड, जो इमेजिंग सर्विसेज में क्या आता है अल्ट्रासाउंड आ सकता है, तो ये रिकमेंड किया है किसने? स्पेशलिस्ट ने। बट वेयर द आईपी आइदर ड्यू टू द breakdown in the machine or where the nature of the examination of the laboratory test was such that it was beyond the scope of facility। सिंपल भाषा में समझाऊं तो ये है कि जो स्पेशलिस्ट ने जो भी टेस्ट या जो भी एक्सरे या इमेजिंग जो है, इमेजिंग सर्विसेज या इमेजिंग टेस्ट या ना एक्सरे या अल्ट्रासाउंड बोला है या टेस्ट बोला है, ब्लड टेस्ट बोला है, अगर ये जो अवेलेबल नहीं है ईएसआई डिस्पेंसरी के अंदर, अगर ये जो है अवेलेबल नहीं है ईएसआईसी डिस्पेंसरी के अंदर, तो ये टेस्ट कहां होंगे? बाहर जाकर के होंगे। ये टेस्ट कहां होंगे? बाहर जाकर के होंगे। जब बाहर जाकर के टेस्ट कराओगे तो वहां पर जाकर के आपको पैसा देना पड़ेगा, वहां जाकर के आपको पैसा देना पड़ेगा। वो पैसा आप जो है क्लेम कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि ये ऐसा कोई भी टेस्ट जो ईएसआई डिस्पेंसरी के अंडर में नहीं आता, वो टेस्ट जब आप बाहर जाकर के कराओगे और आप पैसा दोगे वहां पर, वो पैसा आप ईएसआई स्कीम के अंदर क्लेम करा सकते हो। लेकिन कोई भी टेस्ट जो अवेलेबल है और अगर आप वो टेस्ट करा लो तो उसका कोई पैसा नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना है। तो आपको कौन लिख करके देगा टेस्ट के लिए? कौन लिख करके देगा? स्पेशलिस्ट। ये आपको ध्यान रखना है भाई, ये चीज बहुत इस पॉइंट के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस देना है कि अगर आपका कोई भी टेस्ट होगा, एक्सरे होगा या अल्ट्रासाउंड होगा, अगर आपको स्पेशलिस्ट या डॉक्टर जो आईएमओ है वो लिख करके दे रहा है कि भाई ऐसा ये जो सर्विस है ये डिस्पेंसरी में अवेलेबल नहीं है, तुम जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के करा लो या अपना कहीं और जाकर के करा लो, जब आप वहां पर जो पैसा दोगे वो आप क्लेम कर सकते हो। ये ध्यान रखना है कि लिखवाना है भाई, ये ध्यान रखना है मेरे दोस्त, लिखवाना है भाई, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखो। लिखवाना है, किससे लिखवाना है? स्पेशलिस्ट से या आईएमओ से। लेकिन वो तभी लिखेगा बाहर जब वो जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल नहीं होगी। वो फैसिलिटी ईएसआई डिस्पेंसरी के अंदर अगर अवेलेबल नहीं होगी तो ही वो लिखेगा। समझ गए ना? तो ये जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 11वीं कंडीशन का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि मेरा जो है ये एक्सरे होना है या ईसीजी होना है, तो क्या मैं इसका पैसा क्लेम कर सकता हूं? ऐसे बहुत कमेंट आए थे मेरे को मेरी जो फर्स्ट वीडियो थी। अब बात करते हैं 11वीं कंडीशन का चौथा पॉइंट। 11वीं कंडीशन का जो चौथा पॉइंट है अपने माइंड में बहुत अच्छे से बिठा लो। क्या पॉइंट है भाई? आप आंख बंद कर करके जो है आप प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए और आप सोचो आपको पैसा मिल जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। 11वीं कंडीशन की चौथी लाइन जो चौथा पॉइंट है बहुत क्लियरली बता रहा है। क्या? ध्यान से पढ़ेंगे। इन एडिशन टू द अबव टाइप्स ऑफ केसेस, इन एडिशन टू अबव टाइप ऑफ केसेस, जितने भी केसेस अभी हमने पढ़े हैं, इससे पिछली वीडियो में 5 केस पढ़े और 6 कंडीशंस पढ़ी थी, इस वीडियो में हम 5 कंडीशन और पढ़ रहे हैं। उन सभी को मिला करके ये बोल रहा है इन एडिशन टू अबव टाइप ऑफ केसेस reimbursement may also be allowed, reimbursement may also be allowed in other case depending upon the merits of each case। That means ये ध्यान रखना है कि जो आईएमओ या स्पेशलिस्ट जो है अगर रिकमेंड कर देगा, ये कौन रिकमेंड करेगा? आईएमओ या स्पेशलिस्ट ही रिकमेंड करेगा कि भाई आपको क्लेम मिलेगा या नहीं। ठीक है, वही बताएगा कि भाई आप जो है इस टेस्ट में या ये दवाई या जो है ये वाला ट्रीटमेंट जो है यहाँ अवेलेबल नहीं है, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ। अगर उसने लिख करके दे दिया तो समझ लो आपको क्लेम मिलना ही मिलना है। अगर आप इससे कुछ नहीं लिखवाते, भाई स्पेशलिस्ट है या आईएमओ उससे कुछ नहीं लिखवाते और आप आंख बंद करके प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए, तो भाई क्लेम नहीं मिलने वाला। ये ध्यान रखो, बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन है। तो यहां पर जो है बहुत क्लियरली ये चीज लिखी हुई है कि आपको अदर केसेस में भी क्लेम मिल सकता है, बशर्ते वो क्या होगा, वो होगा मेरिट ऑफ ईच केस, यानी कि किसी किसी केस पर क्या क्रिटिकल कंडीशन है। इट ऑल्सो डिपेंड्स। भाई सारे बीमारी तो यहां नहीं लिख सकते थे ना, भाई सारी बीमारी यहां तो नहीं लिख सकते थे। अब ये डिपेंड करेगा कि ये आईएमओ और स्पेशलिस्ट डिसाइड करेगा कि भाई इस बंदे की कंडीशन बहुत नाजुक है और इसका ये ट्रीटमेंट यहां नहीं हो रहा है, ये डिस्पेंसरी में अवेलेबल नहीं है, इसको जो है यार प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराओ, वहां इसको ये ट्रीटमेंट मिल जाएगा। वो प्राइवेट हॉस्पिटल पहले वो ट्राई करेंगे रिकॉग्नाइज प्राइवेट हॉस्पिटल में।
अगर वहां भी नहीं होगा तो फिर वो ट्राई करेंगे ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल में जो रिकॉग्नाइज नहीं है। तो ये स्टेप बाय स्टेप होगा। पहला स्टेप ईएसआईसी डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल, उसके बाद दूसरा जो स्टेप है प्राइवेट हॉस्पिटल जो कि रिकॉग्नाइज्ड है, उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल्स। क्लियर है? तो ये जो चीजें ध्यान रखनी है। इन सभी केसेस के अलावा ऐसे और भी केसेस हो सकते हैं जिनमें जो है क्लेम या रिएम्बर्समेंट अलाउ किया जा सकता है, बट वो डिपेंड करेगा मेरिट ऑफ ईच केस। यानी कि और ये कौन बताएगा कि ये कंडीशन क्रिटिकल है किसी इंश्योर्ड पर्सन की? ये स्पेशलिस्ट या आईएमओ बताएगा। मैंने बहुत बारीकी से बहुत डिटेल में आपको 11 कंडीशन बताई है, ठीक है, बहुत ही बारीकी से समझाई है। मेरी ये तीनों वीडियो जो है ईएसआई स्कीम के बारे में अगर आप देखोगे तो बहुत ही छोटी छोटी डिटेल भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी है। अगर किसी भाई बहन को ये वीडियो देखने के बाद कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं उसकी जो भी क्वेरी होगी उसको रिजॉल्व करूंगा। अब ये थी जो ये आज की इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया है 11 कंडीशन जिनके अंदर आप क्लेम कर सकते हो। अब जो है मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में मैं ये बताऊंगा क्लेम कैसे करना है। भाई बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे कमेंट किया था कि क्लेम कैसे करना है ये बताओ। अरे भाई पहले ये जान लो क्लेम कब करना है, किस बीमारी में क्लेम करना है। अब उम्मीद है ये 2 वीडियो देखने के बाद आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी कि क्लेम कब कब करना है। और मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी मैं उसमें बताऊंगा क्लेम कैसे करना है। इसके बाद मैं उसी वीडियो में ये भी बताऊंगा कि भाई जब आप ईएसआईसी में जाओगे तो आपके क्लेम को कौन अप्रूव करेगा, आपके क्लेम को, आपका जो क्लेम है वो कौन देगा। ईएसआईसी में बहुत सारे लोग होते हैं भाई, अलग अलग डेजिग्नेशन पर होते हैं, अलग अलग पद पर होते हैं। किसकी पावर है, किसकी पावर के अंडर में आता है कि भाई आपको ये पैसा मिलेगा। अगर उस बंदे ने लिख दिया कि हाँ भाई इसको पैसा दे दो तो आपको पैसा मिल जाएगा। अगर उसने बोला नहीं यार ये जो पैसा इसको नहीं मिल सकता तो नहीं मिलेगा। तो मैं उस वीडियो में ये सारी चीजें भी एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।